औरंगजेब के लंबे और कठोर शासन के दौरान आखिरकार मुगल साम्राज्य की एकता और स्थिरता डगमगा गई। मुगल साम्राज्य ने भारत में लगभग 2 शताब्दियों तक शासन किया था, लेकिन 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में उसने अपनी सत्ता खो दी। अब मुगल साम्राज्य दिल्ली के आसपास के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया था और अंत में 1803 में दिल्ली पर ब्रिटिश हुकूमत ने कब्जा कर लिया और मुगल बादशाह विदेशी शक्ति के अधीन एक पेंशन धारक बनकर रह गया। वैसे तो मुगल साम्राज्य औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही लड़खड़ाने लगा था। बावजूद इसके औरंगजेब की अनेकों गलत नीतियों के बाद भी 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु के समय मुगल प्रशासन काफ़ी ताकतवर था। साथ ही भारत में मुगल राजवंश का सम्मान भी कायम था। तो आखिर क्या वजह थी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य लगातार विनाश की ओर बढ़ता गया? आइए हम इसकी वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 बेटों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ हो गया और इस संघर्ष में औरंगजेब का 65 वर्ष का पुत्र बहादुर शाह जीत गया। बहादुर शाह एक योग्य शासक था। कहा जाता है कि उसने अपने पिता औरंगजेब द्वारा अपनाई गई कई भेदभावपूर्ण नीतियों को बदल दिया। उसका हिंदू राजाओं और सरदारों के साथ भी काफ़ी अच्छा व्यवहार था। उसने आमेर और जोधपुर के राजपूत राज्यों पर पहले तो नियंत्रण रखने की कोशिश की, लेकिन बाद में समझौता कर लिया। मराठा सरदारों के साथ उसकी नीति कुछ हद तक मेल मिलाप की थी, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं थे। शिवाजी के पोते साहू जी को औरंगजेब ने सन 1689 से कैद कर रखा था, लेकिन औरंगजेब साहू के साथ उसके धर्म जाति का ध्यान रखते हुए बहुत ही शिष्टता और आदर के साथ पेश आया। शायद औरंगजेब को कहीं ना कहीं यह उम्मीद थी कि साहू के साथ कोई समझौता हो जाए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू को रिहा कर दिया गया, लेकिन फिर जल्द ही साहू और कोल्हापुर में रहने वाली उनकी चाची ताराबाई के बीच युद्ध छिड़ गया। ताराबाई ने अपने पति राजाराम की मृत्यु के बाद अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम से मुगलों के खिलाफ सन 1700 से संघर्ष चला रखा था। बहादुर शाह ने साहू को मराठों का राजा नहीं माना और उसने मराठा राज्य पर शासन करने के लिए साहू और ताराबाई को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया। जब तक मराठा सरदार आपस में और मुगल शासन के खिलाफ लड़ते रहे, तब तक शांति व्यवस्था कायम नहीं हो सकी। बहादुर शाह के समय में प्रशासन की हालत बिगड़ती चली गई। राजकीय वित्त की स्थिति पहले से ज़्यादा खराब हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के समय शाही खजाने में 13 करोड़ की राशि ही बची रह गई थी, लेकिन बहादुर शाह के समय में यह राशि भी समाप्त हो गई। बहादुर शाह समस्याओं से घिरा हुआ था और उनका समाधान ढूंढ रहा था। अगर उसे और समय मिलता तो शायद वह सफल भी हो जाता, लेकिन दुर्भाग्य से 1712 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उसके मरने के बाद मुगल साम्राज्य एक बार फिर से गृह युद्ध में फंस गया। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकार की लड़ाइयों के दौरान मुगल राजनीति में एक नया मोड़ आ गया। पहले गद्दी के लिए संघर्ष केवल शहजादों के बीच होते थे और सामंत शहजादों की गद्दी प्राप्त करने में सहायता करते थे, लेकिन अब सामंत सत्ता के दावेदार बन गए और गद्दी हथियाने के लिए शहजादों का इस्तेमाल करने लगे। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद हुए गृह युद्ध में उसका एक बेटा जहांदार शाह, जो शासक बनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं था, वह जीत गया, क्योंकि उसे उस समय के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले सामंत जुल्फ़िकार खां का समर्थन प्राप्त था।
बहादुर शाह के शासनकाल में प्रशासन जुल्फ़िकार खां के हाथों में था और जुल्फ़िकार खां वजीर बन चुका था। जुल्फ़िकार खां ने राजपूत राजाओं और मराठा सरदारों से मित्रता के संबंध स्थापित किए। मराठा शासक को दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी इस शर्त पर दे दी गई कि उनकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे और फिर मराठा अधिकारियों को दे देंगे। चौथ और सरदेशमुखी मराठों की आय के साधन थे। चौथ कुल राजस्व का 1/4 भाग होता था, जिसे मराठा शासक गैर मराठा क्षेत्रों से मराठा आक्रमण से बचने के बदले में लेते थे। सरदेशमुखी एक अतिरिक्त कर था जो आय का 10% होता था। जुल्फ़िकार खां ने साम्राज्य की वित्तीय हालत को सुधारने की भी काफ़ी कोशिश की। जुल्फ़िकार खां के खिलाफ अनेक शाही सामंतों ने षड्यंत्र किया, लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि बादशाह ने भी जुल्फ़िकार खां पर अपना विश्वास नहीं दिखाया और उसका सहयोग नहीं किया। जुल्फ़िकार खां के विरुद्ध बादशाह से शिकायतें की जाने लगीं। यहाँ तक कहा गया कि जुल्फ़िकार खां बहुत ताकतवर होता जा रहा है और वह बादशाह का तख्ता पलट कर सकता है। बादशाह इतने कायर थे कि जुल्फ़िकार खां को बर्खास्त करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। और सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह थी कि खुद बादशाह ने अपने वजीर यानी जुल्फ़िकार खां के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। किसी भी राज्य या प्रशासन के लिए इससे अधिक विनाशकारी और क्या हो सकता था। 1713 ईस्वी में आगरा में अपने भतीजे फर्रुखसियर के हाथों हार जाने के साथ ही जहांदार शाह का शासन समाप्त हो गया। फर्रुखसियर की जीत में सैयद बंधुओं यानी कि अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां का हाथ था। अब्दुल्ला खां को वज़ीर का पद और हुसैन अली खां को मीर बख्शी का पद दिया गया और जल्द ही सत्ता की चाबी इन दोनों भाइयों के हाथों में आ गई। फर्रुखसियर शासन करने के बिल्कुल भी योग्य नहीं था। वह हमेशा चापलूसों से घिरा रहता था। इतना सब होने के बाद भी फर्रुखसियर अपनी खुद की सत्ता कायम करना चाहता था। वो सैयद बंधुओं को बिना किसी रोक टोक के खुलकर काम करने देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सैयद बंधु यह समझते थे कि केवल उन्हीं के हाथों में ही साम्राज्य सुरक्षित रहेगा और उनका यह सोचना गलत भी नहीं था। और फिर शुरू हुआ सैयद बंधुओं और बादशाह के बीच सत्ता के लिए संघर्ष।